जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका अध्याय 1 है कब, कहाँ और कैसे। यानी कि अतीत में कोई भी चीज़ कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, आज हम इसी पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना देरी की हुई इस अध्याय को शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड में बने रहिएगा ताकि इस विषय की पूरी जानकारी आपको मिल सके। देखते हैं कि अतीत में हुई हजारों लाखों साल पहले की घटनाओं को हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत में हुई घटनाओं को हम स्रोत के माध्यम से जान सकते हैं। स्रोत के माध्यम से हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। कौन से स्रोत के माध्यम से पता लग सकता है? एक तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से और दूसरा पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। साहित्यिक स्रोत में बेसिकली आत्मकथाएँ आ जाती हैं, इतिहास आ जाता है और किसी यात्री ने अपनी यात्रा पे यात्रा वृत्तांत लिखा हो, उसमें भी हम साहित्यिक स्रोत का उदाहरण मानेंगे उसको भी। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत में भवन, मोहरे, अभिलेख ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इनकी सहायता से ये जो स्रोत हैं पुरातात्विक और साहित्यिक, इसके माध्यम से ही हम इतिहास को जान सकते हैं कि इतिहास में हजारों लाखों साल पहले कौन सी घटनाएं घटी या फिर कैसे कैसे समय बीता उस समय। लेकिन अब ये बात उठती है कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम जान क्या सकते हैं। तो हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के माध्यम से निम्नलिखित चीज़ें जान सकते हैं। जैसे उस समय लोग क्या खाते पीते थे, लोगों के खाने पीने के बारे में जान सकते हैं। वस्त्रों के बारे में जान सकते हैं, उस समय लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे। आवास स्थल के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस समय लोग किस तरह के घरों में रहा करते थे। आखेटक यानी कि शिकारियों के और पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं। शासक व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। उसके बाद हम कलाकारों और संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, वैज्ञानिक और उस समय के पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, कृषक के बारे में जान सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में जान सकते हैं जो उस समय ये सभी चीज़ें प्रचलित थी। तो हमें ये पता लगा कि हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उस समय में लोग रहते कहाँ थे। चल देखते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। तो लाखों वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, क्योंकि नदी के तट पर उन्हें पानी की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती थी और आसपास उपजाऊ भूमि थी, तो जंगल वंगल भी मिलते थे। उससे आसपास की जो जंगल थे वहाँ से वो फल इकट्ठा कर लेते थे। जानवरों का शिकार, जब जानवर पानी पीने आते थे नदी के किनारे, तो आखेट भी उनका आसानी से हो जाता था। तो लाखों वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। जो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी जो खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे, और कुछ आखेटक थे जो जानवरों का शिकार किया करते थे। वो लोग अब नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र जो था वो जंगलों की विशाल संपदा से भरा था। तो वो जो कुशल संग्राहक थे वो आसपास की जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। वो वहीं से अपने खाने की योग्य चीज़ों का संग्रह किया करते थे। ये देखिए एक चित्र बनाया है। ये नर्मदा नदी जो होती है वो गुजरात से होकर और वो मध्य प्रदेश तक जाती है। ये नर्मदा नदी है। उसके बाद देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने मिलकर, अब ये तो जाहिर सी बात है कि स्त्री पुरुष ही करेंगे, स्त्री पुरुषों ने मिलकर गेहूं और जौ की खेती गेहूं और जौ की खेती उगाना शुरू किया। उसके बाद ये पशुपालन भी करने लग गए, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालने लग गए। ये लोग गाँवों में रहते थे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि स्रोत के माध्यम से हमें कौन कौन सी चीज़ें पता लग सकती हैं, फिर उस समय में लोग रहते कहाँ थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, गेहूं की खेती का प्रचलन हुआ, गेहूं और जौ की। पशुपालन शुरुआत में आया, वो लोग गाँव में रहते थे। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र की नदी पर स्थित है। जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की नदी के पास है, और जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा नदी के पास है। ये देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये मान लीजिए गुजरात साइड इलाका है। ये मान लीजिए भारत का मैप है। यहाँ पर गुजरात साइड इलाका है। यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है, और उसी के ठीक में यहाँ पर क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ हैं।
और जो क्या बोलते हैं गारो की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के पास है पूरब में। यहाँ पर है वो गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। चावल की खेती सर्वप्रथम विंध्य के उत्तरी इलाके में शुरू हुआ। विंध्य के उत्तरी इलाके में, ये नर्मदा नदी के ठीक ऊपर है विंध्य की पहाड़ियाँ। और विंध्य के उत्तरी इलाकों में क्या हुआ कि चावल की खेती का सर्वप्रथम चावल की खेती सर्वप्रथम उगाई गई थी। चावल की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी में मिले हैं और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। तो हमने देखा कि गारो और मध्य पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। और सहायक नदी सिंधु की कौन कौन सी हैं, एक तो है झेलम नदी, दूसरी है चेनाब नदी, तीसरी है रावी, चौथी है सतलुज और पांचवी नदी है व्यास नदी। तो ये पांचों नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, भी जैसे मैंने बताया सिंधु सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं उनसे क्या कहते हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व कौन से नगर फले फूले थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के तट पर पाया गया था, इसके साक्ष्य मिले थे। उसके बाद हम देखते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन पर क्या हुआ था, इसके दक्षिणी इलाके में, गंगा के दक्षिण में इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने शक्तिशाली होने के कारण ही उन्होंने विशाल राज्य की स्थापना की थी। अब आपको पता ही होगा, जो राज्य शक्तिशाली होता है, जो राजा शक्तिशाली होता है, वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करता है। तो जो मगध का शासक था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, उसने विशाल राज्य की स्थापना की थी। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि उस समय जो लोग थे वो सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया करते थे। तो चलिए देखते हैं उनके उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के कारण क्या थे, वो किस कारण से ये यात्राएं करते थे या फिर किस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इसके 5 कारण हो सकते हैं निम्नलिखित जो मैंने लिखे हैं। पहला, वो यात्रा करने के लिए, कोई यात्री जो होता था वो अपनी यात्रा को यात्रा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। कोई व्यक्ति काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। प्राकृतिक आपदा जब आती थी, किसी स्थान पर यदि प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ से वो बचने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते थे, किसी सेफ जगह पर। उसके बाद हम देखते हैं व्यापारी वस्तुओं को बेचने व खरीदने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। फिर व्यापारी वस्तुओं को बेचने के लिए यानी अपनी कीमती वस्तुओं को बेचने और कीमती वस्तुओं को खरीदने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेनाएं जो होती थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करती थी। तो यही कारण थे कि लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया करते थे। अब इनके ये तो पता लग गया कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाया करते थे। अब ये देखते हैं कि इनके आवागमन से क्या परिणाम हुआ, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से क्या बदलाव आए। तो इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ के लोगों से मिले जुले और उनके विचारों को समझे। नई नई संस्कृतियों का विकास हुआ, खान पान में परिवर्तन हुआ। लोगों के आवागमन से हमारी संस्कृति व परंपराओं रीति रिवाजों को समृद्धि किया लोगों के आवागमन ने। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा नोट्स है। जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय और हम देखेंगे पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे यानी दक्षिण में हिंद महासागर जो भारत माता के पैरों के पास है। ये देखेंगे जो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र जो होते हैं वो हमारे उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम आते हैं देश के नाम पर। आजकल हम लोग अपने देश को इंडिया, भारत या हिंदुस्तान जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से लिया गया है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या था कि 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को इंदोश और हिंदोस कहा था और जो इसके पूर्व की भूमि है उसको इंडिया कहा था। यानी कि सिंधु नदी जो है उसके पूर्व की भूमि को यानी कि जम्मू कश्मीर वाला साइड जो आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, इधर दिल्ली वाला, पंजाब वाला, ये जो साइड आ गया, इस भूमि को उन्होंने इंडिया कहा। उसके बाद जो भरत नाम का प्रयोग है
उसको उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख जो मिलता है, इस समूह का उल्लेख वो हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। उसके बाद में देखते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या अभी मैंने बताया था क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में। अब हम जानते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अतीत को जानने के लिए 3 साधन, पांडुलिपियाँ, पुरातात्विक और अभिलेख। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक से शुरुआत करते हैं, पांडुलिपि से शुरुआत करते हैं कि पांडुलिपि आखिर किसे कहते हैं। पांडुलिपि जो होती है वो हस्तलिखित होती है, हाथों के लिखने की वजह से ही ये पांडुलिपि कहलाई जाती है। पांडुलिपि जो शब्द है उसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये लैटिन भाषा के मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जो पांडुलिपि थी वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र या ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। ये जो भुर्ज नामक पेड़ था ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता था। देखते हैं कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो या तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ को तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ आपको मंदिरों और विहारों में देखने को मिलेंगी। ये जो पांडुलिपियाँ थी इनकी जो मुख्य भाषा थी वो प्राकृतिक, तमिल और संस्कृत थी, यानी इन्हीं तीनों भाषा में लिखी जाती थी। तो प्राकृतिक में लिखी जाती थी, या तमिल भाषा में या तो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। परंतु इस पांडुलिपियों में क्या इन्फॉर्मेशन होती थी, चलिए इसको देखते हैं। इनमें 3 इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है वही होती थी जो NCERT में बताया गया है। इसमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के बारे में लिखा जाता था, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारियाँ होती थी, औषधियों तथा विज्ञान के बारे में इसमें जानकारियाँ होती थी। तो उसके बाद हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है कि एक धातु या पत्थर जैसी कोई कठोर सतह होती है जिस पे कुछ चिन्ह या कुछ नियम, कायदे, कानून उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये जो अभिलेख थे वो धातु या पत्थर जैसे किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें इंफॉर्मेशन क्या होती थी देखते हैं। इसमें शासन प्रशासन के बारे में होता था, नियमों के बारे में होता था, कार्यों का विवरण होता था जो वहाँ के शासक द्वारा या फिर लोगों द्वारा उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, उसके बारे में देखते हैं हम पुरातात्विक लोगों के बारे में। पुरातात्विक अभिलेख या फिर ऐसी कई वस्तुएं थी जो अतीत में बनाई गई या उपयोग में लाई गई। तो ऐसी कई वस्तुएं थी जो अन्य कई वस्तुएं जो अतीत में बनी और उपयोग में लाई गई, उनका अध्ययन करने वाला, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाता है। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। अध्ययन करते हैं किन किन चीज़ों का? पुरातात्विक लोग अध्ययन करते हैं इमारतों का, मूर्तियों का, औजारों का, हथियारों का, बर्तन का, आभूषण का आदि, इन सभी चीज़ों का पुरातात्विक अध्ययन करते हैं और इन्हीं के द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण करते हैं। गाइस, ये अध्याय यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।